हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट लर्न अकेडमी वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ एंड वेरिएशंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है, ये वीडियो नंबर 2 है। हो सकेगा तो इस वीडियो में हम इसको पूरा का पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और जो सुझाव होगा देने का हमको कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है ना, वो पढ़ना है पीरियोडिसिटी। क्या होता है पीरियोडिसिटी? पीरियोडिसिटी क्या है? द प्रॉपर्टी दैट रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल, यानी कि ऐसा प्रॉपर्टी जो रेगुलर इंटरवल पर क्या होता है, रीअपियर होता है। यानी कि कुछ आगे बढ़ते हैं तो वो रीअपियर होते चला जाता है। बोल सकते हैं रीअपियर एट रेगुलर इंटरवल आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोग को बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। एंड दिस फिनोमिनन इज नोन एज अ पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स, और इसी फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी होता क्या है, मतलब आखिर ये पीरियोडिसिटी, ये जो रेगुलर इंटरवल पर जो प्रॉपर्टीज़ जो रीअपियर होता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे अगर मान लीजिए हम बोल देते हैं तो हम लोग लिखते हैं ना, शेल में 2 है, 8 है, फिर 2 है, ऐसे टाइप का हम लोग इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का जो प्लेसमेंट करते हैं अलग अलग शेल में, उसी को। तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। इट मीन्स सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ठीक है, ये हो गया कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। अब डिपेंड करता है कि वो ग्रुप में चल रहे हैं कि पीरियड में चल रहे हैं, ऐसा हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी से रिलेटेड और क्या है बोल सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, किसी ग्रुप में अगर आते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिमेन सेम। ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है, अगर पर्टिकुलर ग्रुप में आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सेम ही होगा। ऊपर से अगर नीचे आते हैं तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर। इसका मतलब क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। मतलब अगर सेम ग्रुप में कोई भी एलिमेंट है तो उसका जो प्रॉपर्टी होगा ना, वो इक्वल होगा, मतलब एक जैसा होगा। ठीक है ना, क्यों होगा? बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। OMO, दैट मीन्स कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करता है कि एक एटम है, एटम के चारों तरफ जो शेल बना और उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं इन अ पर्टिकुलर ग्रुप में हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। यानी कि सारा का सारा जो प्रॉपर्टी होगा वो सिमिलर होगा। एलिमेंट ऑन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टी। छोटा छोटा पॉइंट है और ये सबसे क्वेश्चंस बनता है, और ये सबसे ना आपको क्वेश्चंस घुमा फिरा कर दिया जाता है कि ये सब चीज़ अप्लाई हो जाता है क्वेश्चंस में, है ना। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग शेल्स एंड वैलेंसी का। शेल्स क्या होता है और वैलेंसी क्या होता है? अब देखिए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज। अगर टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम। अगर लेफ्ट टू राइट ऐसे अगर जा रहे हैं पीरियोडिक टेबल में तो हमारा जो नंबर ऑफ शेल्स होगा ना, वो सेम होता चला जाएगा, मतलब सेम ही रहेगा। ऐसे अगर चलेंगे तो लेफ्ट टू राइट में रहेगा तो रिमेन सेम रहेगा, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारा सेल्स इंक्रीज होता चलेगा। एग्जाम्पल में है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर फ्लोरीन है 2 7 है, सेकेंड पीरियड में है 2 शेल हो गया। फिर क्लोरीन है 2 8 7 हो गया इसका कन्फिग्रेशन। थर्ड पीरियड में है तो 3 शेल हो गया। तो जितना पीरियड बन रहा है उतना ही शेल, जितना पीरियड बन रहा है उतना ही शेल। फिर यहाँ पर आ जाते हैं आयोडीन है तो 2 8 18 18 7, ये हो गया इसका कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो फिफ्थ पीरियड में आ रहा है तो इसका 5 शेल हो गया। तो ऐसे ही करके होता है। टॉप टू बॉटम ध्यान में आपको रखना होगा, टॉप टू बॉटम शेल्स इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट में रिमेन सेम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अब बात करते हैं वैलेंसी का। शेल का हो गया, वैलेंसी का बात करते हैं। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी भी एटम का जो इलेक्ट्रॉन, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, वो किसी और से जुड़ के क्या बनाएगा, क्या फॉर्म करेगा, वही वैलेंसी के फॉर्म में आता है। क्या आता है भाई? इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम कैन डोनेट, एक्सेप्ट और शेयर। अब वो होता किस चीज़ के बराबर है? बात क्या होता है वैलेंसी किसी भी एटम का? तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो या तो जो डोनेट कर रहा है सो हो जाएगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है सो, और जो शेयर कर रहा है सो। तो डोनेट, एक्सेप्ट और शेयर, तो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम कैन डोनेट, एक्सेप्ट और शेयर।
ठीक है। अब अगर वैलेंसीज का ट्रेंड देखते हैं तो टॉप टू बॉटम में हमारा क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम। टॉप टू बॉटम आएंगे तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वैलेंसी इंक्रीजेज अप टू ग्रुप 14 एंड देन डिक्रीज, यानी कि ग्रुप 14 तक हम लोगों का वैलेंसी इंक्रीज करेगा और उसके बाद फिर डिक्रीज कर जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। देखिए हमेशा ना ये पूरा का पूरा पीरियोडिसिटी यानी कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ना हम लोग टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ये सब चीज़ हमेशा देखते चलेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में, एकदम डीप इसको समझेंगे हम लोग एक एक चीज़ करके। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है ना, क्या है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे रिलेटेड है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एंड सो अ रेगुलर ग्रेडेशन एज वी मूव अक्रॉस ए पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मतलब जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट अगर बढ़ते हैं वैसे कुछ प्रॉपर्टी शोज करता है, और टॉप टू बॉटम आते हैं तो वैसे कुछ प्रॉपर्टी शो करता है। और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहने का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए क्लोरीन हो गया 287 हो गया, ब्रोमीन हो गया 28187 हो गया, ऐसे करके। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 है तो ये किसी से लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, किसी के अंत में अगर रहेगा 2, 8 और 1 रहेगा तो ये किसी को 1 दे देगा। तो प्रॉपर्टी वहाँ पर चेंज होता है, वेरी होता है, ठीक है। तो अब इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्या है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पर टोटल 6 इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है, सबको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या है। एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस जिसको भी बोल सकते हैं, मेटालिक कैरेक्टर हो गया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया। ये सारे चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो आता है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस होता है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इट्स आउटर मोस्ट सेल। मतलब किसी एटम का जो सेंटर होगा दैट इज न्यूक्लियस, और वहाँ से आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस होगा ना, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, एटॉमिक रेडियस। जैसा कि यहाँ डायग्राम में बना हुआ है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का। अब किसी का छोटा भी हो सकता है और किसी का बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। न्यूक्लियस कहते हैं सेंटर वाले पार्ट को, न्यूक्लियस जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज, इसको और क्या चीज डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द हाफ द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द कंबाइंड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में अगर मान लीजिए 2 एटम कंबाइन कर रहा है तो न्यूक्लियस के बीच का, जब कंबाइनिंग फॉर्म में है तो न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, उस डिस्टेंस का जब हाफ करेंगे तो हमको एटॉमिक रेडियस मिल जाएगा। तो आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं विद डायग्राम और ये भी डिफाइन कर सकते हैं विद डायग्राम, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, इसको लिखेंगे कैसे में, तो एंगस्ट्रम आता है सबसे पहला, 1 लिखते हैं इसको, एंगस्ट्रम को A और ऐसे 0 लगाते हैं, 10⁻⁻10 मीटर, और पिकोमीटर को 1 PM लिखते हैं, 10⁻⁻12 मीटर। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स अगर आता है तो उसमें ये यूज़ होता है ना। बस इतना ध्यान में रखना, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर एंड 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक साइज डिपेंड्स अपॉन, अब ये जो एटॉमिक साइज है डिपेंड कर देगा कौन कौन सा चीज़ पर डिपेंड करता है भाई, नंबर ऑफ शेल्स पर और न्यूक्लियर चार्ज पर। न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर चार्ज ही हमारा होता है प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन होता है वही होता है एटॉमिक नंबर। ध्यान में रखिएगा, एटॉमिक नंबर। तो न्यूक्लियर चार्ज बोल लीजिए, प्रोटॉन बोल लीजिए, एटॉमिक नंबर बोल लीजिए, तीनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो कहीं कहीं पर अगर न्यूक्लियर चार्ज लिखा हो रहेगा तो आप समझिएगा हम प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर का भी बात उसी में कर रहे हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल, नंबर ऑफ शेल कैसे होगा भाई, कैसे वेरी करेगा, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज द साइज ऑफ एटम। जैसे जैसे शेल बढ़ेगा तो साइज का एटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अभी ये है, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। बिकॉज क्यों ऐसा बढ़ता चला जाएगा, द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट सेल एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस, क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल जो होगा ना, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो कम होता चला, ज़्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल एंड द न्यूक्लियस इंक्रीजेस। ये हो गया न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रोटॉन। अब इसमें लिखा हुआ भी है इसलिए आप लोग को कोई प्रॉब्लम करने का जरूरत नहीं है।
It is the positive charge present in the nucleus, that is proton of an atom, which is equal to the number of proton in the nucleus. That means it is the atomic number. यानी कि जो प्रोटॉन है न्यूक्लियस में वही है न्यूक्लियर चार्ज, और उसी को हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोले हैं. तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज द साइज ऑफ एटम. यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि जो न्यूक्लियस है, देखिए हम बता देते हैं, जो न्यूक्लियस है बीच में, ठीक है, इसमें पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन का मात्रा क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. तो जब यहाँ प्रोटॉन पॉजिटिव अगर इंक्रीज हो जाएगा तो इसको खींचने का यानी कि इलेक्ट्रॉन को खींचने का जो ताकत जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये पावरफुल हो गया. अब ये अगर पावरफुल हो गया है तो ये जल्दी खींचाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो वैलेंस शेल का जो साइज जो होता है ना वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, कम हो जाता है. दैट्स वाई यहाँ पर कहा गया है इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्जेस और एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज द साइज ऑफ एन एटम. ठीक है, यानी कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूट्रॉन बढ़ेगा, न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो इसका मतलब पॉजिटिव बढ़ा, और पॉजिटिव बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन को खींचने का ताकत ज़्यादा हो गया. ठीक है, अब यहाँ पर बिकॉज लिखा हो, क्यों ऐसा हो रहा है भाई वो हम समझा दिए. द इलेक्ट्रॉन आर देन अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द न्यूक्लियस विथ अ ग्रेटर फोर्स, दे देयर बाय ब्रिंगिंग द आउटर मोस्ट सेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस. ये ऑलरेडी हम आपको एग्जाम्पल में समझा दिए. क्लियर है, आगे बढ़ते हैं. ट्रेंड्स इन एटॉमिक साइज. अब एटॉमिक साइज का देख लेते हैं, पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंडिंग चलता है एटॉमिक रेडियस का. डाउन अ ग्रुप, अगर डाउन अ ग्रुप आ रहे हैं यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या चेंजेस आएगा. द एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज इन अ ग्रुप ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम. यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा. ठीक है, डाउन क्यों ऐसा होता है अब इसको भी समझ लेते हैं. डाउन द ग्रुप देयर इज एन एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल. यानी कि जैसे जैसे नीचे आएंगे तो एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ये जो शेल जो होता है ना वो इंक्रीज करते चला जाता है. द न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेज. अब न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज कर गया क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है. The effect of the nuclear attraction on atomic size is much less than increase due to the addition of new shell. अब जैसे ही नया शेल ऐड होते चला जाता है तो इसका पावर क्या होता है, इसके अपेक्षा थोड़ा सा कम खींचने लग जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा ना, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता चला जाता है. ठीक है, ये समझने की कोशिश कीजिएगा. देखिए हम एक बार फिर से समझा देते हैं. डाउन द ग्रुप देयर इज एन एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉनिक शेल. यानी कि जैसे जैसे हम नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या हो जाता है, ऐड होते चला जाता है, एक नया शेल ऐड होगा. द न्यूक्लियर चार्ज ऑल्सो इंक्रीजेज. अब न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा क्योंकि नीचे आ रहे हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा. दिस इफेक्ट ऑफ द न्यूक्लियर अट्रैक्शन, दिस इफेक्ट द न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन एटॉमिक साइज, ये किस पर डालेगा, एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज पर इफेक्ट डालेगा ये न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इज मच लेस देन द इंक्रीज ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल. तो जैसे जैसे सेल बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बीच वाला जो पावर जो लगा रहा है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, जिसके वजह से क्या हो गया, हमारा एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, पावर खींच नहीं पाएगा उसको. क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी ऐड होता जा रहा है ना. इन ग्रुप 1 द साइज ऑफ हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट. जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबीडियम हो गया, सीजियम हो गया. जैसे देखिए 37 पिकोमीटर है, 152 पिकोमीटर है, 186 पिकोमीटर है, 231 पिकोमीटर है, 244 हो गया, 262 हो गया, ऐसे इंक्रीज करता जा रहा है. ठीक है, डाउन अ ग्रुप में. अब ग्रुप 17 में देख लीजिए, द साइज ऑफ फ्लोरीन इज द स्मॉलेस्ट. अब 17 में आते हैं तो फ्लोरीन हो गया 64 हो गया, फिर 99, 114, 113, 140, ये सब पिकोमीटर में. तो ये सब क्या हो गया, जैसे जैसे नीचे आएंगे हमारा एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता चला जाएगा डाउन अ ग्रुप में. अब आते हैं क्रॉस अ पीरियड. अब अगर हम लोग ऐसे बढ़ेंगे तो क्या होगा, ऐसे बढ़ने पर क्या हो जाएगा, इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब जैसे जैसे इधर जाएंगे तो साइज ऑफ एन एटम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. वो ऑलरेडी हम न्यूक्लियर चार्जेस में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम लोग पढ़े, डिक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज की वजह से. ठीक है, दिस इज बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज ऑलरेडी देख चुके. इट मीन्स द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो करेगा सेम पीरियड, देयर बाई ब्रिंगिंग द आउटर मोस्ट शेल क्लोजर टू द न्यूक्लियस. बट क्या हो जाएगा, जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्लोजर आता चला जाएगा. मतलब क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा. ठीक है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, देख लीजिए डिक्रीज करते जा रहा है. ठीक है, ये सब पिकोमीटर में. अब एक्सेप्शन तो कुछ ना कुछ रहेगा ही. एज एन एक्सेप्शन क्या है भाई, द साइज ऑफ द एटम्स ऑफ इनर्ट गैस आर बिगर देन हैलोजन टू द सेम पीरियड ऑफ द सेम पीरियड. मतलब जो इनर्ट गैसेस का जो होगा ना साइज वो बिगर होगा. क्यों, द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इनर्ट गैसेस इज कंप्लीट. आउटर मोस्ट सेल क्या होता है, कंप्लीट होता है, यानी कि ये अपना ऑक्टेट पूरा करके बैठा हुआ है.
दे हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, दस द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आर मैक्सिमम, जिसके वजह से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये इंक्रीज कर जाता है इसका साइज। तो एक एक्सेप्शन है हमारा इनर्ट गैसेस वाला, ठीक है ना। इनर्ट गैसेस ऐसे भी बहुत सारा चीज़ में एक्सेप्शन लेके आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है दूसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टी, दैट इज मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेटल्स को जान लेते हैं। मेटल क्या होता है, दोज एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन लूज करने का पावर होता है, टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। तो जब लूज करेगा तो क्या करेगा भाई, पॉजिटिव आयन बनेगा। तो अगर पॉजिटिव आयन बनाता है आयन, यहाँ आयरन लिखा गया है, आयन आर कंसीडर्ड टू मेटल्स, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि वो एक मेटल है। जैसे देखिए सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 281, ये 1 को क्या करेगा, लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, बन गया 28, यानी कि सोडियम प्लस आयन। तो ये क्या हो गया हमारा, एक मेटल हो गया, भले सॉफ्ट है बट मेटल में आता है। मैग्नीशियम को देख लेते हैं, 282 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Mg2 प्लस बन गया, ये भी मेरा मेटल बन गया, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि मेटल क्या होता है। द मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स ऑन, मेटेलिक कैरेक्टर डिपेंड करता है किस पर, पहला, सबसे पहला में देखते हैं एटॉमिक साइज पर। तो ग्रेटर द एटॉमिक साइज फार इज द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, अगर एटॉमिक साइज अगर बड़ा होगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा दूर होगा। दैट मीन्स लेसर इज द न्यूक्लियर पुल एक्सर्टेड ऑन, अब ज़्यादा दूर हो जाएगा तो बीच वाला जो सेंटर है जो पॉजिटिव है वो उसको बहुत कम पावर से खींच पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है बीच में पॉजिटिव न्यूक्लियस की वजह, ठीक है। तो वो जो पॉजिटिव जो है बीच में प्रोटॉन जो है वो उसको खींच नहीं पाएगा। एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड मोर इजिली, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, बाहर वाला जो आउटर मोस्ट सेल जो है इसमें जो इलेक्ट्रॉन है और इसको खींच पा रहा है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, फ्री हो गया, ये जब चाहेगा तब निकल देगा। तो एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव्ड मोर इजिली फ्रॉम द वैलेंस शेल, दस मेकिंग द एलिमेंट्स मोर मेटालिक। अब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, लूज करेगा, उतना ही ज़्यादा वो मेटालिक हो जाएगा। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं मेटल का डेफिनेशन क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके और आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है ना। न्यूक्लियस चार्ज पर आते हैं। अभी तो हो गया, हम लोग क्या कर लिए, हम लोग पढ़ लिए एटॉमिक साइज का। अब न्यूक्लियर चार्ज पर आ जाते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि बीच में पॉजिटिव बढ़ गया है, ग्रेटर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस। अब जब बीच में पॉजिटिव बढ़ गया, बड़ा हो गया, तो ये सबको खींचेगा, सबको पीछे आगे वाला जो जितना भी आउटर मोस्ट शेल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। दिस मेक्स सो डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से क्या होगा, जो बाहर में जो घूम रहा था उसको दिक्कत होगा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने में। क्यों, क्योंकि बीच से सूता बांध के खींच रहा है सब लोगों को, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। दैट्स वाई मेटालिक नेचर डिक्रीज, जिसके वजह से अब वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, मेटालिक नेचर डिक्रीज कर जाएगा, है ना। समझ में आ गया। चलिए अब ट्रेंड्स देख लेते हैं इसका क्या है, डाउन द ग्रुप और क्रॉस द पीरियड में। यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया, एलिमेंट विच लूज इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट आर रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि वैसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, उसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। बुक में था इसलिए हम लोग लिख दिए और आप बुक जरूर पढ़िएगा। चलिए डाउन द ग्रुप में आते हैं, ट्रेंड्स में। तो डाउन द ग्रुप में क्या हो जाएगा, मेटालिक नेचर इंक्रीजेज एज वन मूव्स डाउन अ ग्रुप। मेटालिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। इन ग्रुप 1 लिथियम इज द लीस्ट मेटालिक एलिमेंट। कैसे हुआ ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अक्रॉस द पीरियड में, अक्रॉस द पीरियड में क्या हो गया, द मेटालिक नेचर डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नियॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे लेफ्ट से राइट आ रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करता जा रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आते हैं तीसरा प्रॉपर्टी जो कि है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। अभी तो मेटालिक को देख लिए, अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या है, उसके पहले हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या होता है, दोज एलिमेंट्स विच हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू अटेन ऑक्टेट इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एज कंसिडर्ड एज नॉन मेटल्स, यानी कि जो गेन कर लेता है, यानी कि आउटर मोस्ट में कितना होना चाहिए, 7, तो 5 है, 6 है, 7 है, आउटर एक ठो ले लेगा तो ये बन जाएगा, ऑक्टेट बना लेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन मेटल बन जाएगा। तो जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का 287 है, एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है तो क्लोरीन माइनस बन गया, 2888 हो गया। उसी तरीके से ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 और 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ऑक्सीजन बन गया, और 2 और 8 ये भी नॉन मेटल है,
ठीक है, समझ में आ गया कि नॉन मेटल क्या होता है। एटॉमिक साइज देख लेते हैं। स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर इज द न्यूक्लियर पुल। अगर छोटा एटॉमिक साइज रहेगा तो जो न्यूक्लियर पुल होगा वो ज़्यादा होगा। अगर नज़दीक नज़दीक सारा शेल रहेगा, इसके सेंटर के नज़दीक में रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, तो ये क्या होगा, इसको खींच लेगा अपने तरफ। टेंडेंसी पुल एंड द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। सो द एलिमेंट इज मोर नॉन मेटेलिक बाय नेचर, यानी कि जितना ज़्यादा गेन करेगा उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, वो नॉन मेटालिक हो जाएगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज में आते हैं तो ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि अगर पॉजिटिव बढ़ गया बीच में, ग्रेटर इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर बीच में पॉजिटिव बढ़ गया तो बाहर से खींचने वाला काम ज़्यादा अच्छा से होने लग जाएगा, है ना, पूरा पावर से होने लग जाएगा। हेंस मोर नॉन मेटालिक इज द एलिमेंट, जिसके वजह से वो ज़्यादा नॉन मेटालिक हो जाएगा। क्लियर है? बहुत आसान सा शब्दों में बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बट आप इसको एक बार दो बार वीडियो को अगर अंत तक देख रहे हैं, अगर यहाँ तक आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि आप एकदम हैं कि चलो नहीं भाई मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो बस आगे भी ऐसे वीडियो को देखते रहिएगा, और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर ही लीजिएगा, है ना। सब्सक्राइब करने में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, बस एक बटन है वहाँ पर, वाइट कलर का बटन दिखता है, बस उसको प्रेस कर दीजिएगा, और कुछ नहीं, है ना। चलिए अब ट्रेंड्स देख लेते हैं डाउन द ग्रुप में। डाउन अ ग्रुप में आते हैं, नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीजेस फ्रॉम डाउन अ ग्रुप। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे हमारा नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज करता जाएगा। जैसे कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड हो गया, जर्मेनियम हो गया मेटलॉइड हो गया, एसएन मेटल हो गया, पीबी मेटल हो गया, ठीक है, ये सब सारा चीज़ हो गया नॉन मेटल से मेटल की तरफ, यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर अपना खोते चला गया। अक्रॉस द पीरियड में अगर देखते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता चला जाएगा। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो हो गया नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान में रखिएगा। नॉन मेटल क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑलरेडी हम यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखे ना, ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट, उसी का अपोजिट हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें लूज इलेक्ट्रॉन कर रहा है, उसमें गेन इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ लिख दे क्या, यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑल्सो शो पीरियोडिसिटी। अब नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है ना वो भी पीरियोडिसिटी को शो करता है। कैसे शो करता है, सो देखिए, अक्रॉस अ पीरियड में अगर जाते हैं तो एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड शो डिक्रीजिंग बेसिक नेचर एंड फाइनली बिकम्स एसिडिक। अगर अक्रॉस अ पीरियड जा रहे हैं, है ना, अक्रॉस ए पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो वो डिक्रीजिंग बेसिक नेचर है एंड फाइनली बिकम एसिडिक हो जाता है, यानी कि बेसिक से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे अंत तक पहुंचता है वो पूरा का पूरा एसिडिक हो जाता है, ठीक है। जैसे Na2 है ना, ये Na2O हो गया, Mg हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस ऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है, ये सब चीज़। तो स्ट्रांगली बेस था एम्फोटेरिक आ गया, फिर फीबली एसिडिक हो गया, थोड़ा एसिडिक बढ़ा, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया। तो ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे अक्रॉस ए पीरियड जाएंगे तो हमारा जो नेचर ऑफ ऑक्साइड जो होगा ना वो चेंज होगा, यानी कि बेसिक से एसिडिक की तरफ चल जाएगा। डाउन अ ग्रुप में आते हैं, द बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इंक्रीजेज। ऊपर से नीचे आएंगे तो बेसिक नेचर क्या हो जाएगा, वो इंक्रीजेज होता चलेगा, यानी उन्हें एसिड से होते होते हम लोग बेस की तरफ पहुंच जाएंगे, और अक्रॉस द पीरियड में हम लोग बेस से होते होते एसिड तक पहुंच जाएंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्टिविटी, है ना। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होता है समझ लेते हैं। The reactivity of element depends upon the tendency to lose or gain electrons to complete their outermost। मतलब केमिकल रिएक्टिविटी क्या हो गया, या तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है या तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसी के बेसिस पर होता है, और वो हो रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के। ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर इज द रिएक्टिव इन केस ऑफ मेटल, यानी कि अगर जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जितने अच्छे से लूज करेगा, फटाक से जल्दी जल्दी करेगा, वो उतना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जैसा कि हम लोग मेटल में देख लेते हैं। और ग्रेटर द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स, और अगर जो गेन कर रहा है फटाक से जल्दी से तो वो नॉन मेटल का कैरेक्टर को इंक्रीज करा लेगा, यानी कि ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल, जैसा कि यहाँ पर ट्रेंड्स में दिख रहा है। हम लोग अक्रॉस द पीरियड चलते हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, तो ये हो गया मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। इधर से बढ़ते जा रहे हैं, मोस्ट रिएक्टिव मेटल की तरफ आ गए, और इधर से क्या हो रहा है, हमारा रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रहा है और ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल हो जाता है। तो आप ऐसे भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। अक्रॉस ए पीरियड में अगर चलते हैं तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जैसा कि इसमें दिखाया गया,
लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। अगर अक्रॉस ए पीरियड में जा रहे हैं तो पहले रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, धीरे 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 डिक्रीज करते जाएगा, यानी कि नॉन मेटल में वो फिर इंक्रीज होते चला जाएगा। इसलिए यहाँ पर लिख दिए रिएक्टिविटी इंक्रीज और फिर इधर से लिख दिए रिएक्टिविटी डिक्रीज, क्योंकि इधर से नॉन मेटल पकड़ा रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। केमिकल रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप में क्या हो जाएगा, मेटल आ गया और एक नॉन मेटल आ गया। तो डाउन द ग्रुप में हम लोग मेटल के बारे में भी देखेंगे और नॉन मेटल के बारे में भी देखेंगे। मेटल में क्या, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएगा उसका इलेक्ट्रॉन का मतलब जो लूज करने का जो पावर होता है वो बढ़ जाएगा, टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगा। केमिकल रिएक्टिविटी इन मेटल डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी मेटल किस पर डिपेंड करता है भाई, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा ऑन द गोइंग डाउन टू द ग्रुप। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज एट द बॉटम ऑफ ग्रुप 1। अगर आप ग्रुप 1 को देखो, ठीक है ना, तो मोस्ट रिएक्टिव आपको मेटल वहाँ दिख जाएगा। आप अपने बुक में ये बताइए कि हम कौन सा मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कमेंट में मेरे को बताइएगा जरूर। ठीक है, नॉन मेटल में आते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज इन गोइंग डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो वो डिक्रीज करता चला जाएगा। इट डिपेंड्स अपॉन द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इसका क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन विच डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो टेंडेंसी है वो कम होता चला जाता है। दैट मीन्स द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज एट द टॉप ऑफ ग्रुप 17। तो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कहाँ मिल जाएगा आपको, ग्रुप 17 का टॉप पर। ये बॉटम पर मिल रहा है और ये टॉप पर मिल रहा है। क्लियर है, मेटल भी हो गया और नॉन मेटल हो गया, ये डाउन द ग्रुप में भी। अब आते हैं ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कुछ ग्रेडेशन देखेंगे, यानी कि कुछ जैसे कोई मेटल है, नॉन मेटल है, कुछ का हर एक एलिमेंट का अपना एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, उसके बेसिस पर भी हम लोग देखेंगे कि एलिमेंट ये पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चेंजेस आता है। तो सबसे पहला देख लेते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मेटल डिक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे नीचे आएंगे हम लोग, गोइंग डाउन द ग्रुप आएंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप 3rd। अगर ग्रुप 3rd में आते हैं तो वहाँ जो आते हैं, वहाँ अगर हम लोग नीचे आएंगे, ध्यान में रखिएगा, अगर ग्रुप 3rd में आ रहे हैं और वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करेगा। ठीक, चलिए डेंसिटी में आ जाते हैं। डेंसिटी ऑफ एलिमेंट अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस ग्रेजुअली टू मैक्सिमम एंड देन स्लाइटली डिक्रीजेस मे बी नोटिस्ड। मतलब क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ एलिमेंट अक्रॉस अ पीरियड इंक्रीजेस, मतलब अक्रॉस अ पीरियड अगर चलेंगे, ऐसे ऐसे में चलेंगे तो डेंसिटी पहले क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा टू द मैक्सिमम, एकदम मैक्सिमम लेवल तक जाएगा और उसके बाद फिर स्लाइटली डिक्रीज करेगा, जो नोटिस किया जा सकता है। डाउन अ ग्रुप में डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस ग्रेजुअली, और नीचे जैसे जैसे आएंगे, ऊपर से नीचे जैसे जैसे आएंगे और डेंसिटी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, ग्रेजुअली। अब यहाँ पर एक नोट है, अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली इंक्रीज अप टू ग्रुप 14 एंड देन डिक्रीज। ग्रुप 14 तक अक्रॉस अ पीरियड में अगर आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो इंक्रीज करता है और उसके बाद ग्रुप 14 के बाद डिक्रीज करने लग जाता है। तो ये एक्सेप्शन में कुछ कुछ आ जाता है, बट हम लोग को पढ़ना था, हम लोग को जानना था, ये जो स्टेटमेंट है वो समझना था। समझ गए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चौथा प्रॉपर्टी में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जिसको हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैस एटम एंड कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन। मतलब इसका मतलब सिंपल तरीके से समझिए, डेफिनेशन को ही पकड़ते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एनर्जी, ठीक है ना, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है किसी इलेक्ट्रॉन को मूव करने में, रिमूव करने में, फ्रॉम है किससे, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैस एटम, कोई भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैस एटम से, एंड कन्वर्ट इनटू पॉजिटिवली चार्ज्ड गैस, और उसको कन्वर्ट कर देता है क्या, चार्ज्ड गैसेस, पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसेस आयन में। ठीक है, मतलब एनर्जी जो लग रहा है वही है। अब क्या लग रहा है वो हम लोग एग्जांपल्स के बेसिस पर देख लेते हैं। इसको कॉल्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी, IE जिसको बोलते हैं हमेशा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है। ठीक है, अब इसमें जब आयोनाइजेशन एनर्जी डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो वही चीज़ लिखा हो ना कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैस एटम,
इलेक्ट्रॉन रिमूव करा गया, तो जो एनर्जी लगा है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने में उसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये m के जगह पर भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर तो m हम बोल दिए हैं कुछ भी, यहाँ पर m के जगह पर कोई भी आइसोलेटेड न्यूट्रल आइसोलेटेड गैस को आप रख सकते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो गया, और किलो जूल पर मोल भी बोल सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। अब ये दोनों के बारे में देख लेते हैं, ट्रेंड्स को तो भी जानना जरूरी है ना, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज क्या, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी पर, द ग्रेटर द एटॉमिक साइज द लेसर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर एटॉमिक साइज बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, दूर दूर में सब रहेगा। सिंस द इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट सेल लाई फर्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसके वजह से क्या होगा, जो आउटर मोस्ट सेल है जो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर पर रहेगा, दिस मेक्स देयर रिमूवल ईजियर, जिसके वजह से क्या होगा, ये इसको बचा नहीं पाएगा और यहाँ से ये निकल जाएगा। इट मीन्स द आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्स लेस, और ये आसानी से जब निकल जाएगा इसका मतलब इसको ज़्यादा एनर्जी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्स लेस हो गया, किस में, एटॉमिक साइज, अगर ग्रेटर द एटॉमिक साइज में। न्यूक्लियर चार्जेस में आते हैं, द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्जेस, अगर बीच में पॉजिटिव ज़्यादा हो गया, ग्रेटर इज द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट सेल, पावर से खींचेगा, ताकत लगा के खींचेगा। देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल आर मोर फर्मली हेल्ड बिकॉज ऑफ विच ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे जैसे पॉजिटिव नीचे यहाँ बढ़ेगा तो बाहर वाले को ये अच्छे से होल्ड करके रखेगा, रखेगा या नहीं रखेगा, बहुत अच्छे से होल्ड करके पकड़ के रखेगा। सो द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल्स आर मोर फर्मली हेल्ड, जिसके वजह से क्या होगा, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से पकड़ कर बैठा हुआ रहेगा, फॉर्मली पकड़ के बैठा हुआ रहेगा, बिकॉज ऑफ विच ग्रेटर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब उसको छुड़ाने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी ठोकना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी ठोकेंगे तब जाकर वो वहाँ से निकल पाएगा। समझ में आ गया न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज का कैसे वेरिएशंस होता है। आगे बढ़ते हैं, ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी। अब पीरियोडिक टेबल में आ जाएंगे अक्रॉस अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप में। अक्रॉस अ पीरियड में क्या होता है, द आयोनाइजेशन एनर्जी टेंड्स टू इंक्रीज एज वन मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड, यानी कि जैसे जैसे हम लोग अक्रॉस अ पीरियड अगर चलेंगे तो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। बिकॉज क्यों, ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, फिर से देख लेते हैं। द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज ड्यू टू एन इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्जेस, ठीक है, एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड दस मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी तो वो बीच वाला से जो कनेक्शन बनाकर बैठा, रिलेशन बना के बैठा हुआ, उससे भागेगा, दूर जाएगा, तो ज़्यादा एनर्जी देना पड़ जाएगा हमको। अब डाउन अ ग्रुप में आते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, ठीक है ना, ये डाउन द ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज विथ एन इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। जैसे जैसे इंक्रीज ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। इट मीन्स इट डिक्रीजेज एज वन मूव्स डाउन अ ग्रुप, बिकॉज अब क्यों होता है वो भी जान लेते हैं। देयर इज एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक साइज, जैसे जैसे नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बड़ा होते चला जाता है ना। द ग्रुप क्या है, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहा है क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है। दिस इंक्रीजेज इन द एटॉमिक साइज ओवरकम द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्जेस, जिसके वजह से क्या हो जाएगा ना, हम लोग जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे तो हम लोगों को आयोनाइजेशन एनर्जी कितना ज़्यादा ज़्यादा देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम देना पड़ेगा, तब तो क्योंकि दूर हो गया, अब दूर हो गया उसको छुड़ाना बहुत आसान है, थोड़ा सा ही एनर्जी देंगे तो वो छूट के भाग जाएगा, ठीक है ना। और इसमें क्या था, इसमें सब पास पास था तो इसको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ रहा था, जिसके वजह से जब तक एनर्जी नहीं देंगे, इसको मारेंगे पीटेंगे नहीं ज़्यादातर करके, तो ये भागेगा नहीं, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 5वां नंबर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैस आइसोलेटेड एटम, ठीक है ना, ऑफ गैस मतलब आइसोलेटेड एटम इनटू अ नेगेटिवली चार्ज्ड गैसेस। देखिए यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें कहाँ गया ये वाला चीज़, ठीक है ना, इसमें कन्वर्ट कर रहे थे ना, किसी गैस को एनर्जी दे रहे थे और उसको कन्वर्ट कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, कुछ एनर्जी हम लोग को लगाना पड़ रहा था, उसी के बेसिस पर यहाँ पर है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड वाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैस, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं, न्यूट्रल गैस आइसोलेटेड एटम को इनटू अ नेगेटिवली चार्ज्ड गैस आयन, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज मतलब एक पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन का एडिंग कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एडिंग कर रहे हैं बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आप इसको डेफिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसेस आइसोलेटेड एटम इनटू अ नेगेटिवली चार्ज्ड गैसेस आयन बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी।
ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर कोई एक्स है, गैसेज है, इलेक्ट्रॉन इसको दिए हैं, तो ये नेगेटिव आयन में चेंज हो गया है और कुछ एनर्जी रिलीज हुआ है। तो एक्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी गैसेस स्टेट फॉर्म में। यूनिट क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम, ईवी पर एटम, और किलो जूल मोल इनवर्स या किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई नेगेटिव साइन, हमेशा नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए जैसे यहाँ पर चीज़ है, क्लोरीन है, क्लोरीन गैस है, इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो ये क्लोरीन निगेटिव हो गया है, ठीक है ना, क्लोरीन निगेटिव हो गया और 349 किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल ये एनर्जी लग रहा है। तो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इस बोल सकते हैं -349 किलो जूल पर मोल। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा बाय द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज क्यों, द स्मॉलर द एटॉमिक साइज द ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर छोटा एटॉमिक साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा। न्यूक्लियर चार्जेस पर, द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्जेस ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है तो ग्रेटर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, इलेक्ट्रॉन मतलब ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। वेरिएशन इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन अ पीरियड और डाउन अ ग्रुप। इन अ पीरियड में क्या हो गया, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ हॉरिजॉन्टल रो, लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि क्या होगा, सारा का सारा जो वैलेंस शेल है वो बहुत नज़दीक में होता है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है ना, क्लोज आ जाता है, मतलब जो वैलेंस शेल जो होता है ना वो सब क्लोज आ जाता है। डाउन अ ग्रुप में आते हैं, मूविंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेज, और ऊपर से नीचे आएंगे तो हम लोग को कम एनर्जी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को छुटकारा दिला सकता है कम एनर्जी में। तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इज अ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, यानी कि ऐसा टेंडेंसी जिसमें एटम इन अ मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल में एटम जो है ना वो अट्रैक्ट कर रहा है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी, ध्यान में रखना है। इट ओनली इंडिकेट्स द नेट रिजल्ट ऑफ द टेंडेंसीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अट्रैक्ट द बॉन्ड फॉर्मिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड फॉर्मिंग से रिलेटेड है, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हम लोग जो पीरियोडिक टेबल में पढ़ रहे हैं ना तो नॉर्मल ही है, बस हम लोग को बस जाना है कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, जो चैप्टर आएगा ना मेरा केमिकल बॉन्डिंग ये सब में, उसमें तो पूरा भरा पड़ा है, उसमें हम पढ़ाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यूज टू डिपेंड अपॉन दो, एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक साइज पर कैसे, द ग्रेटर द साइज ऑफ एटम द लेसर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। अगर साइज बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर साइज हो जाएगा, एटम का साइज अगर बड़ा होते चला जाएगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगा। और द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्जेस, अगर न्यूक्लियर चार्जेस अगर बड़ा हो जाएगा देन ग्रेटर द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हो जाएगा, यानी कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है, ये सिर्फ हम लोग थ्योरी के बेसिस पर पढ़े हैं, और जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे चैप्टर उसमें पूरा का पूरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, तो हम तो प्रॉपर एक वीडियो ही बना देंगे, मतलब छोटा सा कि चलो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अक्रॉस ए पीरियड और डाउन अ ग्रुप में। अक्रॉस ए पीरियड में क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेफ्ट टू राइट अगर जाते हैं तो ये इंक्रीज करेगा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, और डाउन अ ग्रुप में आते हैं तो वो डिक्रीज करेगा। नोबेल गैस हैव कंप्लीट ऑक्टेट, नोबेल गैस का तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, सो दे डू नॉट हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये कोई इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने वाला कहानी नहीं होता है। जनरली मेटल शो लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेटल जो है ना वो लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी शो करता है एज कम्पेयर टू द नॉन मेटल। दस मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसके वजह से मेटल को हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल देते हैं, और नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर कहीं पर आ जाता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये सब, तो वहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या कि हाँ चलो ये मेटल्स के बारे में बात किया जा रहा है। क्लियर है। अब पढ़ लेते थोड़ा सा समरी, देख लें। अब जितना भी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े वो सबका समरी यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर है समरी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये आपका बुक से ही निकाला हुआ है। वेरिएशन है इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अक्रॉस ए पीरियड, ये अक्रॉस ए पीरियड है, मतलब जैसे जैसे हम लोग ऐसे ऐसे बढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में तो क्या क्या होगा। ट्रेंड्स है, यहाँ पर रीजन भी दिया हुआ। ट्रेंड्स है जैसे एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, तो रीजन क्या है, नंबर ऑफ सेल्स रिमेन्स द सेम है, न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज कर रहा है। मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियाई भी डिक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज कर रहा है,
है। रीज़न, क्योंकि एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, रीज़न क्या हो गया, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है तो न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा, क्रॉस सेपरेट में बता रहे हैं, सारा का सारा क्रॉस सेपरेट में चल रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा तो अटोमिक, क्यों, क्योंकि अटोमिक रेडियाई डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज बोले तो वही नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इंक्रीज कर रहा है, क्यों ऐसा, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है। ये हो गया अक्रॉस अ पीरियड में। उसी तरीके से आ जाता है डाउन अ ग्रुप में। अगर डाउन अ ग्रुप में देखते हैं तो एटॉमिक साइज कर रहा है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट यानी कि इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल में हाईएस्ट से लोएस्ट आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हाई से लो आ रहे हैं, ये भी डिक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में हाई से लो आ रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है। मेटालिक कैरेक्टर में लीस्ट से हाई आ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज 1 by 1 और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ शेल, क्योंकि नीचे आएंगे तो एक्स्ट्रा शेल ऐड होते चला जाता है। ये हो गया। चलिए, रीजन फॉर द ट्रेंड्स इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डाउन अ ग्रुप, ठीक है। अब ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है डाउन अ ग्रुप में, ठीक है, देख लेते हैं। इसी का रीज़न है यहाँ पर, और कुछ है नहीं। एटॉमिक साइज इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, एटॉमिक साइज क्या हुआ, इंक्रीज किया, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज किया। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा है और आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज कर रहा है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप आने पर, ऐसा क्यों भाई, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर रहा है जिसके वजह से। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज कर रहा है तो एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियाई जो है वो इंक्रीज कर रहा था इसलिए ऐसा था। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, रीजन क्या है, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। अच्छा, अटोमिक नंबर इंक्रीज डाउन द ग्रुप बट न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट इज डोमिनेटेड बाय इंक्रीज इन अटोमिक रेडियाई और इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। ये तो सिंपल सा चीज़ है, आपको ऐसे भी पढ़ के समझ में आ जाएगा वो चीज़ क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे कैसे आ रहा है, नीचे से और लेफ्ट टू राइट कैसे जा रहा है, अटोमिक नंबर कैसे वेरी कर रहा है। ये एक डायग्राम है, यहाँ पर फोटो है दिया हुआ जिससे आपको कुछ कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नीचे से ऊपर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एटॉमिक रेडियस नीचे से आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इधर डिक्रीज कर रहा है, इधर इंक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है। नीचे से ऊपर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नीचे से ऊपर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये इधर आ रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है, इधर जा रहा है डिक्रीज कर रहा है, ऐसा ही, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ध्यान में रखना है ये सब चीज़। ये हमको मिल गया था गूगल में इसलिए हम आपको दे दिए, ठीक है। बट अगर वो सारा का सारा जो समझाए हैं एक एक करके, ठीक है ना, वो अगर ध्यान में तो फिर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, अब बात कर लेते हैं एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर भी आपका बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना। एक बुक में आपका अंत में ना एक पूरा का पूरा चार्ट टाइप का दिया हुआ, दैट इज़ द डिफरेंस। वो डिफरेंस को हम एक प्रॉपर वीडियो में बना देंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है फिर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। या एटॉमिक नंबर क्या होता है, न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना उतना ही, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर हमारा सेम होना है। एटॉमिक नंबर इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बिकॉज नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और इसलिए भी है क्योंकि हम ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर नहीं है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही प्रोटॉन होगा और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं बोरोन। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, प्रोटॉन 5 है, इलेक्ट्रॉन 5 है, ठीक है ना। तो मास अगर 11 है तो न्यूट्रॉन भी नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, A-Z 11 - 5 से। तो न्यूट्रॉन का अगर फॉर्मूला अगर आपको चाहिए होगा, देखना होगा, तो N इज इक्वल टू होता है A-Z। ए क्या है हमारा, ए है हमारा, ए क्या है भाई, मास, सॉरी, हाँ, न्यूट्रॉन इक्वल टू A-Z। तो मास नंबर में से अगर एटॉमिक नंबर को हम लोग हटा देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। कि न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है वो दोनों को जोड़ देंगे ना तो वो हमारा जाएगा मास नंबर, दैट इज A इज इक्वल टू P + N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर भी एग्जाम्पल हम आपको दे के बता दिए, मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिए। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए, एक और चीज़ है, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब देखिए, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और ये सब इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं होता है, मास नंबर ट्वाइस। हाँ, देखिए, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इवन आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि मास नंबर ट्वाइस एटॉमिक नंबर एक्सेप्ट बेरिलियम एंड आर्गन। मतलब मास नंबर जो होगा ना वो एटॉमिक नंबर का डबल होगा, ध्यान में रखिएगा। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन
इवन नंबर है, इवन में है, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन में है तो मास नंबर जो होगा वो एटॉमिक नंबर का डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हीलियम का ले सकते हैं, ठीक है ना, 2 और 4 हो गया, कार्बन का हो गया 6 और 12 हो गया। बेरिलियम एक्सेप्शन में है, आर्गन एक्सेप्शन में, ठीक है, क्योंकि इसका 4 है बट ये 9 हो जाता है, 18 है, इसका 40 हो जाता है। बट हम लोग को तो जानते ही केमिस्ट्री में ऑलवेज एन एक्सेप्शन है ही, ऑलवेज बहुत सारा एक्सेप्शन हम लोग को मिल जाता है। ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर रहेगा तो मास नंबर हमारा क्या हो जाएगा, वो एटॉमिक नंबर का डबल और +1 हो जाएगा, 2Z+1 बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में लिए हुए हैं हम लोग, लिथियम है, बेरिलियम है, फिर फ्लोरीन है, फिर सोडियम है, ये सब सारा एग्जांपल आ जाएगा। मास नंबर 2Z+1 यानी कि एटॉमिक नंबर का डबल और +1। एक्सेप्शन यहाँ भी है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 17 और 4, हाइड्रोजन 1 और 1, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। एक और चीज़ है NYP रेशियो, उसको भी देख ही लेते हैं। एलिमेंट विथ न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियो अराउंड 1 आर स्टेबल, मतलब यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिसका न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन यानी कि NYP रेशियो अगर 1 के क्लोज है, अप्रॉक्सीमेटली 1 है, चाहे 1 के क्लोज है, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो चीज़ क्या है, वो एलिमेंट क्या है, वो स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल। एग्जांपल लाइट मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा सब कुछ। प्रोटॉन 19 है, न्यूट्रॉन 20 है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन 19 है। किसका बात कर रहे हैं, ये पोटेशियम का बात कर रहे हैं। तो देख लीजिए NYP हम लोग को रेशियो निकालना है, तो 20/19 अगर निकालते हैं तो 20/19 हमारा अप्रॉक्सीमेटली 1 आ जाता है, जो कि हम लोग बोलेंगे कि स्टेबल है। अब आते हैं दूसरा में, एलिमेंट विथ न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन रेशियोज 1.5 एंड एबव, अगर 1.5 हो जाता है और उससे ऊपर हो जाता है, ग्रेटर और इक्वल देन दे इमिट रेडिएशन, तो फिर ये रेडिएशन इमिट करता है। दे आर अनस्टेबल, अनस्टेबल हो गया एग्जाम्पल हैवी मेटल्स लाइक यूरेनियम, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेनियम बोलते हैं। NYP रेशियो अगर हमारा ग्रेटर और इक्वल देन आ गया है तो 1.5, तो हम बोलेंगे कि क्या हो गया, वो रेडियो एक्टिव हो गया। और ये रेडियो एक्टिव जो होता है ना, वो एमिशन करता है, वो ह्यूमन्स के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे यहाँ पर यूरेनियम का एग्जाम्पल लिए हैं, प्रोटॉन 92, न्यूट्रॉन 146, इलेक्ट्रॉन 92 है, ठीक है। तो 92 उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो NYP अगर फाइंड करते हैं तो 1.5 हटाता है, जो कि है लगभग 1.5 और 1.5 से ऊपर, तो बोल देंगे कि ये रेडियो एक्टिव है और ये अनस्टेबल है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा समझ में। अब इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बच गया है, वो जो आपके बुक में लास्ट में आपका एक डिफरेंस किया हुआ है ना, वो चीज़, तो उसको हम एक प्रॉपर वीडियो में डाल देंगे ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो एक अच्छा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक इस वीडियो में पूरा का पूरा समझ में आ गया हो। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है बट चैप्टर को कंप्लीट करना था, इसलिए हम ऐसा कर दिए, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिल जाए और हमको भी थोड़ा रीच मिल जाए। बस आप लोग का सपोर्ट हम करेंगे, मेरा सपोर्ट आप कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।